और हिंदुस्तान कॉपर क्या खरीदना चाहिए? अविनाश जी, आपसे मैं राय चाहूंगा, आपको क्या पसंद है? पिछले एक साल में करीब करीब 140% की तेजी हिंदुस्तान कॉपर में और 40% की तेजी हिंदुस्तान जिंक में। क्या लग रहा है आगे क्या चलेगा सर? मेटल मैनिया जो चल रहा है पूरी ग्लोबल मार्केट में, क्या वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच दिख रहे हैं या ठीक ठाक अभी भी दिख रहे हैं? क्या करना चाहिए सर? क्या पसंद आ रहा है आपको, हिंदुस्तान कॉपर या हिंदुस्तान जिंक, या दोनों को अब यहां पर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, दोनों स्टॉक्स में एक विश्व मोहन जिस प्रकार से तेजी हो गई है, बहुत टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल जो एक्सपर्ट्स है उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान कॉपर मुझे याद है 435 रुपया था और बहुत ही छोटे समय में 550 को क्रॉस कर दिया है। तो डेफिनेटली कॉपर का जो शेयर है वो ज्यादा भागा है। हिंदुस्तान जिंक हमको लगता है कि अगर किसी को खरीदना है इवन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करंट लेवल पे अगर खरीदता है तो नजरिया साल भर का कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करे, क्योंकि एक बार स्टॉक बड़ा सा मुंह दिखाता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन होता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाते हैं। तो ये काउंटर डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, लेकिन नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए। तो हिंदुस्तान जिंक विल बी अ बेटर चॉइस। मुझे लगता है कि Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, बट जब तक सिल्वर और जिंक दोनों में थोड़ी सी तेजी रहेगी तब तक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान जिंक काफी वेल पोजिशनड है। कैश रिच कॉर्पोरेट भी है, डिविडेंड्स भी अच्छा देता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी एट करंट लेवल्स या थोड़ा सा डिप पे यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर आपको लग रहा है कि वेल पोजीशनड है, लेकिन यहाँ पर इन स्टॉक्स में अब यहाँ पर डिप में खरीदारी के मौके देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर होंगे। एक स्टॉक आप कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को? और बैंकिंग में अगर मान लीजिए किसी को खरीदना हो सर, तो आपके हिसाब से पसंदीदा 2-3 बैंक्स कौन से हैं? हम भी देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में वापस गिरावट आई है और मुझे लगता है कि देखिए, होपफुली ये जो Q3 के नंबर्स आएंगे वहां पे थोड़ी क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से आएगी। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई जल्दबाजी ना करे और मुझे लगता है कि हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जब कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तभी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा जो पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है बड़े बैंक्स में, और दूसरा फेडरल बैंक रहेगा। हमको लगता है कि दोनों बैंक्स अच्छे अट्रैक्टिवली पोजीशनड है और काफी हद तक एक कंसोलिडेटेड रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा चॉइस पीएसयू बैंक्स की तरफ भी है। हमने पहले भी आपको कहा था कि हमको सरकारी बैंक्स में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स भी पसंद है। बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी। नॉट ओनली थर्ड क्वार्टर अच्छा रहेगा बट पूरा साल यानी FY26 का सेकंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये पिक एंड चूज करके थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करने जैसे शेयर। स्टॉक जो है इसने बहुत समय बताया। एक बार अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या पीडीलाइट इन स्तरों पर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इनफैक्ट सृष्टि पिडिलाइट एक मार्केट लीडर है एडहेसिव मार्केट में और अभी तो एक कंपाउंडर स्टॉक है। देखिए, पिछले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी ने थोड़े से चैलेंजिंग एक्सपीरियंस किए थे क्योंकि इनपुट प्राइसेस बड़े थे, रेवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ा सा स्लो था। मेरे ख्याल से क्लियरली आई थिंक मार्केट पोजिशनिंग की बात करें तो ये एडहेसिव मार्केट में ऑलमोस्ट 55-60% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो किसी को लंबी अवधि के लिए अगर पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली एक सेफ स्टॉक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी कम है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कंटिन्यूअस कंपाउंडर काइंड ऑफ इफेक्ट मिलेगा। तो करीबन अगर किसी को 15-20% की अपसाइड की गुंजाइश है अगले 12-15 महीने के लिए तो एक सेफ स्टॉक हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है और मोरलेस मुझे लगता है कि अभी जो एक्सपेंशन किया है उन्होंने उसका असर आपको शायद अगले 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको शायद इतनी बढ़त ना मिले क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, इतने भी सस्ते नहीं है। बट लॉन्गर टर्म में जरूर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। तो चलिए, लॉन्ग टर्म में जो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। जो बनाना हो, करंट जिस तरह का माहौल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, मेटल, ऑयल एंड गैस, या फिर आपको लग रहा है डिफेंस, किस पर फोकस करना चाहिए? कहां आपको लग रहा है मोमेंटम ज्यादा तेज रह सकता है करंट जो सिनेरियो चल रहा है ग्लोबली? मेरे ख्याल से देखिए, ऑयल एंड गैस में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे पॉजिटिव व्यू हमारा है, क्योंकि हमको लगता है कि देखिए इस क्वार्टर में सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छे जीआरएम्स दिखाएंगे।
और ये जो वेनेजुएला का डेवलपमेंट हो गया है, इससे लग तो रहा है कि ऑयल मार्केट में थोड़ा सा सरप्लस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए अच्छी बात रहेगी अगर क्रूड के प्राइसेस वहीं पे वही रहते। तो हमारा मानना है कि आईओसी उसके बाद एचपीसीएल बीपीसीएल एटलीस्ट एकदम नियर टर्म के लिए हम देखें अगर दिसंबर क्वार्टर को डिस्काउंट करें तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज में एक अच्छा प्रॉफिट का ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे ओएनजीसी है, रिलायंस है, उनको भी फायदा होगा। बट ये थोड़े से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए हमको मेटल्स में अभी भी टाटा स्टील पसंद है। हमको लगता है कि काफी स्टेबल काउंटर है। तो यहाँ पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए पैसा डालता है तो डेफिनेटली Q3 और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेटल्स में तेजी बरकरार रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सारे स्टॉक जो हमने कहे उसमें थोड़ा-थोड़ा निवेश करें ताकि हर सेक्टर का थोड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिले। हर सेक्टर में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यहाँ पर ये राय निकल कर आ रही है अविनाश जी की तरफ से। शुक्रिया अविनाश जी।